जय हिंद। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, करंट, ये हेडिंग है एफए के सिलेबस में, ये उससे रिलेटेड है टॉपिक। बट चैप्टर पूरा कराऊंगा, चैप्टर बट पॉइंट्स में नहीं कराऊंगा, चैप्टर पूरा होगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए जी, जब इलेक्ट्रिसिटी में काम करना शुरू हुआ ना, तो हमें ये पता ही नहीं था कि चार्ज जो होता है पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। बट हमें ये पता था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक का नाम हमने पॉजिटिव रख लिया था, एक का नेगेटिव। हमारा मानना था कि जिसके पास ज्यादा होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसके पास कम होता है नेगेटिव, और जो ज्यादा होता है वही कम को दे सकता है। तो चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमने जितने एक्सपेरिमेंट पहले किए हैं करंट की डिस्कवरी, करंट के बारे में जो हमें पता लगा कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उससे पहले वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं पॉजिटिव चार्ज पर हुए हैं। सो अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें और उसे उठा के एक पॉइंट पर लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए वर्क करना पड़ता है। So the work done in moving a unit positive charge from infinity to one point is called electrostatic potential, electric potential। ठीक है जी। बट ये बड़ा वेग सा डेफिनेशन है, बड़ा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से उठाना तो बड़ा अनडिफाइंड सा हो जाता है, इन्फिनिटी खुद ही बहुत दूर है। ऐसे टर्म्स को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ से लाया पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड। मैं डेफिनेशन का नंबर कर रहा हूँ, वो कर लेना। सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप एक सर्किट लें और एक चार्ज को ए से बी उठा के लेके जाएं, तो जो वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस वो काम है जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। चार्ज को चलाना पड़ता है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, सर्किट की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। वर्क डन का यूनिट है जूल, चार्ज का होता है कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा चार्ज है, सो एक बड़ा यूनिट लिया जाता है जिसे कूलम कहते हैं। ठीक है। सो 1 जूल पर कूलम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। तो अगली डेफिनेशन आ गई वोल्ट की। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge। तो इस तरह डेफिनेशन ऐड होती जाएंगी। अगला कंसेप्ट इसके साथ ऐड होता है करंट का। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये होगी हमारी फोर्थ डेफिनेशन। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो करंट को 1 एम्पेयर बोलते हैं, ये इसका यूनिट है। सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर व्हेन 1 जूल्स ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड। ये जो डेफिनेशन ऐड होती जाएंगी, यूनिट की डेफिनेशन, जिसका यूनिट होता है उसी की डेफिनेशन जो ड्रा होती। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है कि करंट is directly proportional to voltage। ठीक है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं voltage is directly proportional to current। V equal to I, जो कांस्टेंट लगता है उसको R बोलते हैं, where R is a constant called resistance। ये सब्सटेंस की अपनी होती है, जिस सब्सटेंस के बारे में बात चल रही है। ठीक है। ये ओम्स लॉ आ गया हमारा छठा। सातवां आ गया रेजिस्टेंस, क्या आ गया? वोल्ट, वोल्टेज बाय करंट, यही आया। अगर 1 वोल्ट वोल्टेज 1 एम्पियर करंट में मेंटेन हो, 1 वोल्ट वोल्टेज 1 एम्पियर करंट में मेंटेन हो, तो रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम। सो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ये आ गई हमारी 8th डेफिनेशन। सो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। 1 volt voltage maintains the current of 1 ampere from that substance। तो उस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम होगी। पॉइंट समझ आ रहा है जी आपको?
ठीक है, उतारते जाए साथ साथ, क्योंकि साथ साथ रब करता आऊंगा मैं। कितनी डेफिनेशन हो गई भाई? 8 होगी। यस सर। अब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा एक चीज और पहले बताया था, वोल्टेज अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है, राइट। अच्छा ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर एक रेजिस्टेंस का ये हेड है A, ये टेल है, और दूसरे रेजिस्टेंस का हेड यहाँ से जोड़ दिया जाए और टेल यहाँ से आ जाए, ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कहते हैं, एक के बाद एक लगाया जाता है। अगर ये दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, इनकी जगह अगर एक ही लगाना हो, R लगाना हो, R होगा R1 प्लस R2, ठीक है जी। अगर यही पैरेलल में करना हो, पैरेलल होता है सबके हेड इकट्ठे कर दिए, सबके टेल इकट्ठी कर दी, ये R1, ये R2, ये R3, ओम्स में होता है ये रेजिस्टेंस का यूनिट। सो A और B के अगेंस्ट कितनी आ जाएगी? इसका कॉम्बिनेशन है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, ठीक है। जो सीरीज होती है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो टोटल रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस टोटल, जो सारी रेजिस्टेंसेस हैं उनके टोटल से कम हो जाएगी, राइट। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये 5 दिया है, ये 3 ओम दिया है, ये 6 ओम दिया है। A और B के क्रॉस निकालो, करो जी पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं। A B के क्रॉस भी बताओ, और AC के क्रॉस भी बताओ। दोनों का आंसर। अब यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगानी होगी तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 3/6 1/2 आ गया, R कितना आ गया 2। तो ये दोनों रिप्लेस करके हम नई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, पीछे वाला तो 5 ही लगेगा, आगे 2 आ जाएगी। अब दोनों क्या हैं सीरीज में, AP के क्रॉस कितनी हो जाएगी I + 2। गॉट इट? यस सर। अगर आप देखेंगे जो करंट होती है, यहाँ से करंट घुसी बाहर भी यही आएगी, बट यहाँ पे आने पर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, I1 और I2। यहाँ से I2 फिर वापस आएगी, यहाँ से I1 आएगी, और ये जुड़ के फिर यहाँ I1 जाएगी। यानी पैरेलल में करंट के टुकड़े हो जाते हैं, पैरेलल में करंट के टुकड़े हो जाते हैं, उनके टुकड़े इस हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होती है। सीरीज में जो होता है वो करंट सेम रहती है। अगर मैं यहाँ से करंट डालूंगा, यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से फिर सेम होगी, तो सीरीज में करंट सेम रहती है, पैरेलल में करंट के टुकड़े हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेज के टुकड़े हो जाते हैं। अगर मैं A और B के अक्रॉस सपोज लगाता हूँ 5 वोल्ट, तो इन दोनों को मिलके 5 वोल्ट मिलेगी, यानी इसकी वोल्टेज 1 और इसकी वोल्टेज 2 जो होगी वो 5 वोल्ट होगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? मगर करंट दोनों में सेम रहेगी। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट ब्रेक डाउन हो जाती है। वोल्टेज V = IR है,
ठीक है, ठीक है। सो वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, समझ आ गया आपको? रेजिस्टेंस के साथ करंट का इनवर्स रिलेशन है। अगर वोल्टेज सेम रहे पैरेलल में, जैसे हमने अभी ये वोल्टेज है, सपोज दोनों को V वोल्ट दिया जा रहा है, कितना पैरेलल में, इसकी वोल्टेज भी V होगी, इसकी भी होगी। ये 6 ओम का ये 3 ओम का, ठीक है। वोल्टेज दोनों की अगर सेम हो, ये कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट हो जाए तो IR का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। V इक्वल टू IR है, अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो गया, तो IR किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के, तो R किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट बाय I। कांस्टेंट और इक्वलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, आपने बचपन से पढ़ा है A इज प्रोपोर्शनल टू B, देन यू कैन राइट A इक्वल टू KB। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट और इक्वलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में, कांस्टेंट और इक्वलिटी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय I, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। समझ आ गया आपको? सो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी करंट कम होगी। यानी अगर इसके दो टुकड़े होते हैं, I1 और I2, जो पीछे से I आ रही है, तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, 6 का लेगी, तो इसकी करंट जो होगी वो कम होगी। यानी I2 जो होगा वो I1 से बड़ा, I1 कम हो जाएगा ना, I2 I1 से बड़ा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये जनरल चीजें पता होनी चाहिए। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है सेम वोल्टेज पर, उसकी करंट कम होती है, उसमें करंट कम ड्राइव होती है। जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी उसकी वोल्टेज करंट ज्यादा ड्राइव होगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस जब डायरेक्ट अगर आप तार को कनेक्ट कर दो, दोनों तारों को, इस तार की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। जब कोई बल्ब लगाते हैं उसकी रेजिस्टेंस होती है, तो करंट बहुत ज्यादा ड्राइव होगी, बर्न हो जाएगा। समझ आ गया आपको? ये वाला सर्किट करते हैं। ये मैंने आपको सब 2 ओम के दिए हैं। कितने ओम के? 2। अब यहां से करंट आई, पहले हम ले लेते हैं A और B के अक्रॉस, ठीक है। यहां से करंट आई, ये टुकड़े हुए, एक टुकड़ा यहां चला गया, एक टुकड़ा यहां चला गया, ये पूरा घूमकर यहां से यहां आएगा, और ये यहां से यहां आएगा, और ये फिर यहां जुड़ जाएंगे। AB में चाहिए मुझे, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सो ये एक पूरी एक ही चीज बन जाएगी सीरीज में, और एक सीरीज ये बन जाएगी। समझ आ रही? अब ये सीरीज में 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गए। तो ये ऊपर वाले सर्किट, यहाँ से A से करंट आई, यहाँ 12 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और नीचे कितना आ गया सीरीज में, 4 का आ गया। आ रहा समझ? यस सर। अब 12 और 4 का ये पैरेलल का सर्किट है, A और B के अगेंस्ट, तो निकाल सकते हैं 1/12 प्लस 1/4, 1/R, 12, 1, 4, 3, 4/12, 1/3, 1/R, R कितना आ गया? Got it? यस सर। अब अगर हमने A और C के अगेंस्ट निकालना हो, A और C के अगेंस्ट निकालना हो, तो एक ये बनेगा और एक तो 4, 6, 8 ऊपर, 2, 4, 6, 8 नीचे। तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस हो गया 2/8, 1/4, R4 आया जी समझ? एक और करते हैं, साथ साथ आते जाइए, आपके लिए अच्छा है। देखिए न्यूमेरिकल स्किल्स उन्हीं के अपडेट हो सकते हैं जिनके कंसेप्ट स्किल्स स्ट्रांग हो। कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया तो न्यूमेरिकल्स अपने आप ही निकलेंगे। अच्छा ये करो, ठीक है, ये 2 ओम ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये 4 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो, ये भी 3 ओम। करो जी A और B के क्रॉस। देखो जी करंट यहाँ से गई, यहाँ से सेम बाहर आई, फिर यहाँ से 2 टुकड़े हो गए उसके। ये टुकड़ा जो यहाँ पे गया वो इसको भी सेम रहा, और ये टुकड़े फिर यहाँ पे जुड़ गए। यानी ये पार्ट
और ये वाला पार्ट पैरेलल में है। ऊपर वाला पूरा हिस्सा ये सीरीज में है दोनों, और ये नीचे वाला पैरेलल में इसका। इसको अगर मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे बनेगी। इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम। ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है? 3 हो गए। अब नेक्स्ट डायग्राम ऐसी आ गई, इसको सॉर्ट कर दिया हमने। अब ये पैरेलल में 1/r is 1/4 plus 1/4 2/4 हो गया, 1/2 हो गया। r कितना आ गया 2 ohms, यानी ये पूरा हटा के हम इसके 2 ohms लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे हो जाएगा। तीनों सीरीज में हो गए। 3 2 3 टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई 3 3 6 और 8 Got it? Yes, sir. रख करूँ ये? या बाद में वीडियो से भी उतार सकते हैं, नहीं कौन से नंबर के फॉर्मूला चल रहे हैं? फॉर्मूला कौन सा था? हाँ कितने हो गए फॉर्मूलास? लास्ट कौन सा क्या था? करंट का। करंट का रेजिस्टेंस का 9 ले लो ना, 1 और ये 10। अब ये 11 आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है VIT अपॉन T, T कट गया, दैट इज V इनटू I। ठीक है। पावर अगर 1 वोल्ट वोल्टेज 1 एम्पेयर करंट मेंटेन होती है, 1 वोल्ट से 1 एम्पेयर करंट मेंटेन होती है, तो पावर होती है 1 वॉट। ठीक है, छोटा यूनिट है ये, हम किलोवाट 1000 वाट यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। सो 1 किलोवाट आवर जो होता है उसमें 1 किलोवाट 1 घंटे में यूज होता है। समझ आ गया? दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट, और एनर्जी की पेमेंट उसी में होती है। गॉट इट? अब इसमें पंगा क्या है? इस यूनिट इसमें पंगा है बहुत बड़ा। मैंने अभी बताया सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज टूट जाती है। तो सीरीज वाले सर्किट में ये लगा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि वोल्टेज के टुकड़े हो जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, V इक्वल टू IR डाल लेते हैं। सो पावर एक तो फॉर्मूला आ गया VI, एक आ गया IR इंटू I, दैट इज I स्क्वायर R। ठीक है, ये हम यूज कर लेते हैं सीरीज में। किसमें? और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट के टुकड़े हो जाते हैं, तो वहां पे I की वैल्यू डाल लेंगे हम। V इक्वल टू IR होता है, तो I किसके बराबर हो गया? V बाय R। V बाय R, तो दैट बिकम्स V स्क्वायर बाय R। तो एक फॉर्मूला ये, एक ये है और एक ये है, ये पैरेलल में यूज करते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे आपको समझ आएगी कि गेम क्या है। रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज होता है? बेटा हर सब्सटेंस की अपनी रेजिस्टेंस होती है। जो रोक एक सब्सटेंस देता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। कई सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो उससे उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, उनमें से इजीली फ्लो कर जाते हैं, जैसे मेटल्स हैं। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, कईयों में बहुत रेजिस्टेंस होती है, वो रोकते हैं, फ्लो नहीं करने देते। ठीक है, सिल्वर में जो कॉपर है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, उसके मुकाबले एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम की वायर जल्दी मेल्ट होती है, एल्यूमिनियम ज्यादा रोकती है, हीट भी ज्यादा होती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो और करंट जा ही ना पाए इलेक्ट्रॉन उसके वजह से, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है, लकड़ी जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, बट अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज हो गया तो लकड़ी में से भी गुजार सकते हो। एयर जो है इंसुलेटर है, बट हाई टेंशन वायर जो होती हैं उनके आगे पीछे की एयर भी गुड कंडक्टर बन जाती है, वो उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं, उससे भी करंट बढ़ सकती है।
पॉइंट समझ आ गया आपको? Yes, sir. सो बहुत वोल्टेज हो तो बहुत ताकत है, जो जितना रोकेगा उससे ज्यादा ताकत होगी तो गुजार लेंगे। नॉर्मल करंट में उतनी ताकत नहीं होगी, गुजर पाएगा, बट अगर बहुत ज्यादा ताकत होगी तो उसमें से भी गुजर जाएंगे। सो इंसुलेटर जो होते हैं उनको भी कंडक्टर बना सकते हैं हम स्पेशल कंडीशन में। वोल्टेज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितनी ताकत आपके पास, उस पर डिपेंड करता है। उसको आप कर दूं अगला। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन ना बड़ा ध्यान समझना, इसमें गड़बड़ ज्यादा है। क्वेश्चन है ये 4 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम की है और ये 6 ओम की है। 6 और ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई, ये मैंने की लगाई हुई। ठीक है जी, आपको पूछा गया है इसकी करंट बताओ, इसकी वोल्टेज बताओ, इसकी करंट बताओ, इसकी वोल्टेज बताओ, इसकी करंट बताओ, इसकी वोल्टेज बताओ, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सर्किट की वोल्टेज 12 वोल्ट दी हुई। अब ये 12 वोल्ट ना यहाँ लगेगा, ना यहाँ, ना यहाँ लग सकता, कहीं नहीं लगता, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और ये दो पार्ट आपस में सीरीज में। इन दोनों पार्ट्स को मिला के 12 वोल्ट मिल रही है, यानी इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2 V3 के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में सर्किट वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। सो V2 इक्वल टू V3 आ जाएगा और वो इस जगह की सर आ जाएगी, यानी V1 प्लस V2 V3 के बराबर है। लेट इट बी इक्वल टू V3 रहने देते हैं, V ले लेते हैं, ठीक है, V2 ले लेते हैं। सो V1 प्लस V2 12 वोल्ट होगी। तो आप ये 12 यहाँ नहीं यूज कर सकते, यहाँ नहीं यूज कर सकते, यहाँ भी नहीं यूज कर सकते। समझ आ गया हमको? अब मजेदार बात यह है कि जो करंट यहाँ से घुसेगी वही यहाँ से जाएगी, वही यहाँ से गुजरेगी और वही यहाँ से गुजरेगी, उसके बाद उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी जो सर्किट की करंट होगी वही करंट इसकी होगी। सर्किट की वोल्टेज पता है हमें, V इक्वल टू IR होता है, सर्किट की वोल्टेज पता है। अगर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पता चल जाए तो पूरे सर्किट की करंट पता चल जाएगी, वही करंट इसकी होगी। उसी से शुरू करेंगे क्वेश्चन। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये 1/3 1/6 हो गया, 1/R आ गया, 1/3 प्लस 1/6, 6 3 2 2 3/6 1/2 1/R आ गया 2, यानी ये 2 ओम हो गया और 2 में 4 ऐड कर देंगे तो पूरी रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगी 4 + 2 6 ओम। पूरे सर्किट की हमारे पास क्या आ गई रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट की वोल्टेज पता है, V इक्वल टू IR। सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है 6 और वोल्टेज कितनी है 12, तो करंट आ जाएगा, करंट आ गई 2 एम्पीयर। ठीक है, अब इसकी 2 एम्पीयर निकल गई तो इसकी भी करंट 2 एम्पीयर ही होगी। अब इसकी 2 एम्पीयर करंट है, इसकी मेरे पास रेजिस्टेंस है, तो इसकी वोल्टेज निकाल जाएगी। ये इंडिविजुअल होगा भाई, ये मैं कर दूं बीच में से, क्योंकि इधर ही समझाता हूं मैं। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। V इक्वल टू IR, वोल्टेज कितनी आई हमारी वो निकालनी है हमने, करंट आई, इधर उधर मिक्स नहीं करो, वोल्टेज बोल रहा हूँ करंट बोल रहे हो, करंट बोल रहा हूँ वोल्टेज, मिक्स नहीं करो, गलती भी यही होती है जो आप बोल रहे हो। आई आ गई 2 और रेजिस्टेंस कितनी है 4, ये कितनी आ गई 8 वोल्ट, वोल्टेज आ गई 8 वोल्ट, यानी V1 हमारा आ गया 8। अब V1 अगर 8 है, टोटल कितनी है 12, तो V1 प्लस दिस इज 12, तो V1 8 है तो ये कितना होगा 4, यानी V3 भी 4 होगा, V2 भी 4 होगा। नहीं हो बेटा, रेजिस्टेंसेस अलग अलग है ना, 2 नहीं होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में टुकड़े थोड़ी होते हैं। अब आपके घर में 220 वोल्ट आ रही है बाहर से, आपने जितने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो उन दोनों तारों पे ही लगाए हैं जो बाहर से आ रही हैं। आपकी हर इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट पे ही काम करता है। हाँ जी, इन दोनों को जोड़ के सीरीज बना दोगे फिर बराबर है। जब सीरीज बना देंगे वो शक्ल ही हो जाएगी सर्किट की, तो सर्किट ही अलग है।
4 और 2 का आ जाएगा कहाँ पे? इधर। 4 और 2 मतलब पहला 4 दूसरे को सॉल्व करके सीरीज में लगा देंगे 2 बच जाएगा ना। बात ही नहीं समझ आई। 3 और 6 पहले को पहले solve हम करके पहले हम series- सॉल्व करते हैं ना यार, एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। अब इसकी रेजिस्टेंस है 3, इसकी वोल्टेज है 4, इसकी करंट निकल जाएगी। यस सर इसके निकालो V इक्वल टू IR। वोल्टेज कितनी है आपकी 4, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो I कितना आ गया 4/3 एम्पियर, तो ये आएगा 4/3 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया आपको? Yes, sir. अब इसको इसी तरह भी निकाल सकते हो, 2 एम्पियर जा रही है, 4/3 एम्पियर ऊपर गई तो नीचे कितनी होगी वो माइनस करके भी आ जाएगा। यस सर उस तरह भी कर सकते हैं। अब इसकी इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। V इक्वल टू IR, वोल्टेज कितनी है 4 गई ना, ऊपर भी नीचे भी 4, सर I आपने निकालना है, रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो I आ गया 4/6, 2 to the 4, 2 3 the 6, ये 2/3 आ गया एम्पियर, ये I3 आ गया। पॉइंट समझ आया आपको? यस सर ये उड़ते उड़ते नहीं हो सकते कि इधर की वैल्यू उधर डाल जाएगी। एक भी वैल्यू इधर उधर गलत डालोगे तो क्वेश्चन सारा का सारा उसी के हिसाब से गलत हो जाएगा। और ये शानदार क्वेश्चन वैसे है, बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन मगर पावर का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। वो 12 वोल्ट को यहाँ लगा देते हैं या 12 वोल्ट को यहाँ लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ गए आप? यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। एक और फॉर्मूला आता है हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है ना इन इलेक्ट्रिकल स्क्वायर सर्किट, दैट इज गिवन बाय I स्क्वायर RT। I स्क्वायर I रिप्रेजेंट करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज द टाइम। सो अगर आप करंट को डबल कर देंगे तो हीट 4 गुना प्रोड्यूस होगी। समझ आ रही है आपको? जी सर। अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर देंगे, आपका हीटर होता है उसमें 1 किलोवाट की तार लगी होती है, ठीक है, उसकी पावर दी होती है हमारे पास। अगर आप डबल लगा देंगे तार तो डबल हीट पैदा होगी। आपके गीजर की जो आपका एसी है आप उसकी पावर बढ़ा दें, 1.5 टन यूज करता है वो, उसको 3 टन का लगाएंगे तो उसकी कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गया? उतना हीटर्स में अगर आप बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एक स्विच 3 वो जो आजकल आते हैं रूम हीटर 3 वाले होते हैं, उसमें एक को ऑन करोगे तो एक रेजिस्टेंस यूज होगी। समझ आ गया? 2 करोगे तो डबल हो जाएगी, तो हीट भी डबल पैदा होती है। 1 घंटे के लिए प्रोड्यूस करोगे तो 1 घंटे के हिसाब से होगी, डबल 2 घंटे के लिए करोगे तो डबल प्रोड्यूस होगी। सो टाइम के हिसाब से डबल, टाइम डबल करोगे हीट डबल, रेजिस्टेंस डबल करोगे हीट डबल, करंट डबल करोगे हीट 4 टाइम्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको। आपकी ओरिजिनल हीट प्रोड्यूस हो रही है सपोज x, आपने I को डबल कर दिया, R को भी डबल कर दिया, टाइम को भी डबल कर दिया, नई हीट कितने टाइम्स होगी? वेरी गुड, ठीक बोला आपने। तो नई हीट जो होगी न्यू, दैट इज I डबल ले लिया आपने, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस भी डबल है, इनटू टाइम भी डबल है, 4I स्क्वायर इनटू 2R इनटू 2T, यहाँ जाएगा 4 to the 8 to the 16 I स्क्वायर RT, तो ओरिजिनल का 16 टाइम्स हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े सिंपल से ही आते हैं, बट अगर फॉर्मूले याद हो और आपको कंसेप्ट पे कंट्रोल हो तो बड़े इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम होती नहीं है। ठीक है, जीएस की जो विक्ट्री है ना, किसी भी जीएस पेपर की विक्ट्री, वो है आपने कितना ज्यादा कंटेंट टच किया हुआ है। जब आप कंटेंट ज्यादा टच करते हैं तो आपको आंसर्स के बारे में हिंट होता है, अदरवाइज तो तुक्का ही मारते हैं लोग। और जीएस की एक और बड़ी मजेदार है, मैथ में अगर एबीसीडी में से आंसर है ना, एबीसीडी में से
अगर आपका आंसर निकल रहा है बी तो आप बी टिक कर देंगे, नहीं निकल रहा तो आपको पता नहीं है कि कौन सा होगा। बट जीएस में आपको चारों में से नहीं भी पता होता है ना तो आपको लगता है नहीं यार यही आंसर है, बी ही है। वो तो पेपर के बाद रहता नहीं बी नहीं था। मगर आप जीएस में तुक्का भी मारते हैं ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक हो रहा है ना आपको? Yes, sir. जीएस में आप रिस्क ले नहीं सकते, आप बोलते यार यही था आंसर, वो तो घर आके बताता ओह यार ये बट Yes, sir. जीएस में लोग जीएस इसीलिए जो है ना वो ऊपर उठाने की बजाय कई बार डुबा देती है। मैथ में तो नहीं आता उन्हें, उसमें आपको नहीं आता चारों में से आंसर तो आप तुक्का नहीं मारेंगे, आपको पता है कि निकला ही कैलकुलेट नहीं हुआ, वैल्यू आई। बट जीएस में से शायद यही था, शायद 4 टाइम्स ही होता, मैंने पढ़ा था कहीं पे 4 टाइम, तो आप तुक्का मार आते हैं, मैथ में नहीं होता। ठीक है ना, समझ आया नहीं आपको? यस सर। ठीक है, कल अगले पार्ट करेंगे इसी का। थैंक यू, गुड डे।